पत्रकार रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद एनडीटीवी के लिए अच्छी खबर आई है। एक तरफ जहां इस्तीफा देने के बाद रवीश कुमार मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीटीवी की किस्मत चमक गई है। दरअसल मीडिया हाउस एनडीटीवी में इस वक्त उथल पुथल मची हुई थी। इस मीडिया हाउस में एक के बाद एक 3 बड़े इस्तीफे हुए। एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणव रॉय और राधिका रॉय के इस्तीफे के बाद पत्रकार रवीश कुमार ने भी चैनल से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इस बदले माहौल के बीच एनडीटीवी के शेयर का भाव रॉकेट की तरह आगे बढ़ गया है। एनडीटीवी के शेयरों ने गुरुवार को भी अपर सर्किट को हिट किया। एनडीटीवी के शेयर में लगातार उछाल आ रहे हैं। बुधवार को भी कंपनी के शेयर ने ऊपर सर्किट को हिट किया था। सिर्फ 5 कारोबारी दिनों में ही एनडीटीवी के शेयर का भाव 100 रुपए चढ़ गया है। एनडीटीवी के शेयर्स में लगभग 25% की तेजी आई है। मतलब एनडीटीवी के प्रमोटर्स प्रणव रॉय और राधिका रॉय और पत्रकार रवीश कुमार के इस्तीफे के साथ ही एनडीटीवी के निवेशकों के अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस्तीफे के बाद रवीश कुमार का अगला ठिकाना यूट्यूब माना जा रहा है। अब अपने यूट्यूब चैनल पर रवीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। इस्तीफे के बाद ट्वीट करके रवीश कुमार ने लिखा है कि माननीय जनता, मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया अपने यूट्यूब चैनल पर। ये मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया के गुलामी से लड़ना है। आपका रवीश कुमार। मतलब साफ है, रवीश कुमार अब यूट्यूब पर नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि मीडिया पर भड़ास निकालने वाले रवीश कुमार की पोल खुल चुकी है। लोग अब समझ गए हैं कि रवीश का एजेंडा क्या है और वो किसके लिए काम करते हैं। रवीश कुमार पत्रकार कम और विपक्षी नेता ज्यादा लगते हैं। विपक्ष की तरह उन्हें भी पिछले 8 सालों में मोदी सरकार की एक भी अच्छाई नजर नहीं आई। लेकिन ये जनता है, ये सब जानती है। रवीश कुमार मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा चलाने की लाख कोशिशें करें, लेकिन लोग मोदी सरकार के साथ खड़े हैं और चुनाव दर चुनाव बीजेपी की प्रचंड जीत होती रही है। कुल मिलाकर देखें तो रवीश कुमार की दाल नहीं गल रही। यही वजह है कि उनकी बौखलाहट दिखती जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सोचकर आरजेडी का साथ चुना था और बीजेपी से अलग हुए थे, उस पर बड़ा झटका लगता दिख रहा है। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार का विपक्षी एकता वाला दांव फेल होता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को भी अब अंदाजा होने लगा है कि उनके लिए विपक्ष को एक मंच पर लाना इतना आसान नहीं है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ विपक्षी एकता की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी एकता को ठोकर मार दी है। अब नीतीश कुमार ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हैं, मगर केजरीवाल को उन्होंने अपनी एकजुटता की लिस्ट से बाहर कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने इशारों में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मुफ्त बिजली देने की योजना पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि बताइए कैसे कोई मुफ्त बिजली दे सकता है? मुफ्त बिजली कहीं से सही नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बिजली खरीद रहे हैं महंगी और मुफ्त बिजली देंगे। कुछ लोगों का कोई काम नहीं है। मुफ्त बिजली की मांग हमसे भी कही गई, लेकिन सब्सिडी जरूर दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लोगों को बिजली की कीमत समझनी चाहिए। बिजली के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मुफ्त बिजली का कोई मतलब नहीं। आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिहार को घेरा था। उन्होंने बिहार के कई शहरों को बताया था गंदा और प्रदूषित, जिसके बाद बिहार में महागठबंधन में शामिल दलों ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया था। आपको बता दें, नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए थे और वहां पर उन्होंने कई दलों के नेताओं से मुलाकात की थी। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। हालांकि नीतीश को केजरीवाल से उतनी तवज्जो नहीं मिली थी जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जेडीयू और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस बीच एक इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कहा था कि वो किसी भी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पर अब बिल्कुल साफ हो गया है कि केजरीवाल ये चुनाव अकेले ही लड़ना चाहते हैं और इसकी बौखलाहट नीतीश के रवैये में साफ नजर आती है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार के विपक्ष को एक मंच पर लाने के प्रयास को तगड़ा झटका लगता है। ऐसे में नीतीश और केजरीवाल की लड़ाई से विपक्ष की स्थिति और खराब हो सकती है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। रवीश कुमार के एनडीटीवी से इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। आम लोगों से लेकर पत्रकार और बॉलीवुड जगत के लोग भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। दरअसल रवीश कुमार मोदी विरोधी पत्रकार माने जाते हैं। रवीश कुमार मोदी विरोधी एजेंडे के तहत पत्रकारिता करते हैं और ऐसे में उनकी काफी आलोचना भी होती है।
ऐसे में अब उनके इस्तीफे के बाद लोग सोशल मीडिया पर तंज कस रहे हैं। दरअसल रवीश कुमार अब अपने YouTube चैनल पर नजर आएंगे। इसकी घोषणा भी वो कर चुके हैं। अब इसको लेकर पत्रकार से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों ने रवीश कुमार की चुटकी ले ली। पत्रकार अमन चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा कि अब YouTube पर स्क्रीन काली होगी। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित ने बरखा दत्त की फुटपाथ पर बैठकर पत्रकारिता करते हुए तस्वीर शेयर कर रवीश कुमार पर तंज कसा और लिखा कि सामने वाले फुटपाथ पर अब रवीश कुमार जी को भी बैठा हुआ पाएंगे। वहीं गीतकार मनोज मुंतसिर ने ट्विटर पर रवीश कुमार के इस्तीफे और काम को लेकर लिखा, चैनल छूटा है चाल चलन नहीं, अब भाई साहब #YouTube पर उत्पात मचाएंगे। इसके अलावा आम लोग भी रवीश कुमार पर तंज कस रहे हैं। एक यूजर ने रवीश कुमार के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि रवीश साहब, आप खुद बहुत बड़े वाले गोदी मीडिया हैं। अब जनता आपके झूठे चक्करों में नहीं फंसने वाली। वहीं रोहन नाम के एक यूजर ने लिखा कि अब पूरा दिन लोग आपका YouTube चैनल देखेंगे, फिर आपके भक्तों को नौकरी नहीं मिलेगी और आप अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मोदी जी को ब्लेम करोगे। व्हाट यार रवीश कुमार। कुल मिलाकर देखें तो रवीश कुमार सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। रवीश की पत्रकारिता से वहीं लोग बहुत खुश होते हैं जो मोदी विरोधी हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो रवीश कुमार के एजेंडे से वाकिफ हैं। रवीश कुमार हर दिन मोदी सरकार को पानी पी पी कर कोसते हैं और कहते हैं कि वो ही अकेले पत्रकार बचे हैं, बाकी सब तो गोदी पत्रकार हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। लोग बीजेपी के साथ हैं और हर चुनाव में बीजेपी की जीत इसका प्रमाण है। रवीश कुमार लाख एजेंडा फैलाएं, लेकिन देश पीएम मोदी के हाथों में सुरक्षित है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद आज भारत दुनिया में नई बुलंदियां हासिल कर रहा है। अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन ये सब रवीश कुमार को नहीं दिखेगा, क्योंकि मोदी और बीजेपी के विरोध में बोलने से उनकी दुकान चल रही है। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पार्टी विवादों में घिरी हुई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल गुजरात में भी सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके लिए केजरीवाल गुजरात में खूब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार आरोपों में फंसती जा रही है। केजरीवाल अपने नेताओं को कट्टर ईमानदार बताते रहते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही हो रहा है। पार्टी के नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद है। वहीं अब शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि हाल ही में बयान सामने आया था कि शराब घोटाले मामले में जो चार्जशीट सीबीआई ने दी है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। मगर अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया समेत शराब घोटाले में संलिप्त सभी आरोपियों ने अपने अपने फोन बदल दिए हैं। साथ ही उनके खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सबूत मिटा दिए गए हैं। मनीष सिसोदिया और अमित अरोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने 11 फोन बदले हैं। साथ ही इन दोनों पर सबूत मिटाने का गंभीर आरोप भी लगाया गया है। ईडी ने यह दावा राउज एवेन्यू कोर्ट में किया है। केंद्रीय एजेंसी ने कोर्ट में और भी दावा करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया ने कई बार अपने फोन बदले। ईडी का यह भी आरोप है कि इन लोगों ने घोटाले के दौरान 1 करोड़ 38 लाख रुपए के फोनों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि अमित अरोड़ा की कस्टडी की मांग करने पर ईडी को कस्टडी की इजाजत मिल गई थी, जिसके बाद ही ईडी ने अमित अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। अमित अरोड़ा को मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता है और बाद में जांच के बाद ये बात सामने आई थी कि इस पूरे शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया के करीबी माने जाने वाले अमित अरोड़ा का बहुत बड़ा रोल था। अमित अरोड़ा ही सारा कैश हैंडल कर रहे थे और उन पर आरोप है कि अमित अरोड़ा को एक वेंडर से 2.5 करोड़ की रकम हासिल हुई थी। ईडी का आरोप था कि एक्साइज पॉलिसी के बारे में जानकारी जुटाकर अमित ने उसका गलत इस्तेमाल किया। गलत ढंग से उन्होंने होलसेल लाइसेंस भी ले लिया था। हालांकि अगर बात की जाए चार्जशीट की तो उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, जिसके बाद ही मनीष सिसोदिया को लगने लगा था कि उनको क्लीन चिट मिल गई है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने कही भी थी, मगर अब मनीष सिसोदिया के गले पर गिरफ्तारी की तलवार लटकनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एनडीए सरकार के दौरान बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलने वाले नवाब मलिक की मुसीबत बढ़ती जा रही है। नवाब मलिक ने सोचा था कि राज्य में एनडीए की ही सरकार रहेगी और वो मंत्री बनकर जेल में मौज करेंगे। इसीलिए तो जेल जाने के बाद भी उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया था। लेकिन उनके जेल जाने के बाद ही एनडीए सरकार गिर गई और राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई। इस दौरान एनडीए के कई नेताओं पर गाज गिरी। उद्धव ठाकरे के करीबी और सांसद संजय राउत को भी जेल की हवा खानी पड़ी। हालांकि संजय राउत तो जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन नवाब मलिक का जेल से बाहर आना मुश्किल लग रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर नवाब मलिक की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। पीएमएलए कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने नवाब मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जज ने आदेश में कहा कि कोडला के गोवावाला कंपाउंड की मालकिन मुनीरा पलंबर का बयान बेहद अहम है। ईडी ने नवाब मलिक को इसी साल 23 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से वो जुडिशियल कस्टडी में है। नवाब मलिक जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल मुंबई के कुर्ला के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां वो काफी समय से एडमिट हैं। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने 14 नवंबर को दोनों पक्षों की ओर से दी गई लंबी दलीलों को सुनने के बाद मलिक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि अदालत ने पहले कहा था कि वो अपना आदेश 24 नवंबर को सुनाएगी। हालांकि उस दिन अदालत ने ये कहते हुए मामले को 30 नवंबर तक के लिए टाल दिया था कि आदेश तैयार नहीं था। ईडी ने दावा किया कि आरोपी दाऊद इब्राहिम और उसकी बहन हसीना पारकर के साथ काम कर रहा था और उसके निर्दोष होने का कोई सवाल ही नहीं है। नवाब मलिक के खिलाफ ईडी का मामला NIA की ओर से दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ा गया था, जिसके बाद अधिनियम के तहत दर्ज FIR पर केंद्रित है। ऐसे में कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब नवाब मलिक को और दिन जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, जो कि उनके लिए एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।